आप लोग घोड़े पे घुड़चुड़ी करते हैं, वहां भी हम लोग डरे हुए रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस देश के दबंग लोग आ जाएं और हमारी घोड़ी को ना रोक दें। आप अगर स्कूल में जाएं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपके नाम के पीछे टाइटल नहीं है, आप कुमार लिखते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, तो प्रोफेसर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपने नाम बता दिया, फिर वो पूछता आगे क्या है। आगे आप समझ जाते हैं कि साथ मेरी जाति अनुसार सफलता ना मिलने की जो वजह है इस आंदोलन के अंदर सम्मानित साथियों, ये हमारी सबसे बड़ी ये है कि जिस जाति के आदमी ने इस मूवमेंट को चलाया, अपने हाथ में लिया या ज्यादा प्रयास किया, वो उसकी जाति तक ही सीमित बनकर के रह गया। तो साथियों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, इसीलिए साथियों विरोधी लोग आपके सफल होते रहे। टैग होल्डर को ये चालाक किस्म के लोग जिनके हाथ में इस रेलवे को दे देंगे, आप लोग 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में बीटेक की डिग्री होल्डर लोग काम करने के लिए तलाश में घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का वो नहीं है। वो जितने कम में जो काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा, फिर वो कहेगा कि अब 8 घंटे नहीं 12 घंटे आपको काम करना होगा। साथियों इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार साथियों आप स्वयं हो। इसका नुकसान केवल एक जाति को नहीं होगा, इसका नुकसान प्रत्येक जाति के नौजवान साथियों को होगा। उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। फिर आपको ये बात समझ में आएगी कभी, और वो जब आएगी, एक कहावत है कि अब पछताने से क्या फायदा। स्वतंत्र भारत में बहुजन आश्रित क्यों हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं? ये बात लेके सामान्य साथियों आपके बीच में आए थे। जी सर, स्क्रीन आगे बढ़ाइए। साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद 1997 में पूरे जब 50 साल जब पूरे कंप्लीट हो गए थे सम्मानित साथियों, तो पूरा देश इसको गोल्डन जुबली के नाम से मना रहा था कि हमको 50 साल पूरे हो चुके हैं। बड़े धूमधाम से पूरा देश के सत्ताधारी लोग मना रहे थे, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपना प्रोग्राम समाज को जागरूक करने के लिए अलग से चलाया था सम्मानित साथियों। 1900 आप लोग इसमें देख सकते हैं, मेरा वो उसमें होगा डन, उसमें इस वाले कमरे में आप लोग देख सकते हैं, हमने आपको लिखा है 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1997 में आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ को उपरोक्त विषय पर बताया मान्यवर साहब। इस वाले बगल में, इस वाले में। तो साथियों जब पूरा देश सत्ताधारी लोग जब इसको मना रहे थे, तो सम्मानित साथियों इस वाले बगल वाले में, इस वाले में, हाँ इस वाले में सुनिए पहुंच पाए हो। तो जब उसको वो मना रहे थे, तो साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी अपनी बात बता रहे थे। साथियों क्यों वो बता रहे थे, दिल्ली में भी बताया, अन्य जगह में भी बताया कि जब वो लोग 50वीं वर्षगांठ को जब वो लोग मना रहे थे, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो बताया कि पाकिस्तान, जब ये देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान से जो लोग भारत देश के अंदर आए थे सम्मानित साथियों, हम आपको ब्रीफ करते हुए चलेंगे। हम आपको पहले बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या आपके बीच में रखेंगे। आगे चलो, ये हम आपको बताएंगे कि साहब कांशीराम जी ने क्या बताया, आंतरिक आज़ादी का आंदोलन किस प्रकार से इस देश के अंदर चला, ये हम आपको सम्मानित साथियों बताएंगे। किस प्रकार से ये जो पूरा देश है हमारा, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, 3 हिस्सों में किस प्रकार से बटा हुआ है, ये सम्मानित साथियों हम लोग आपको बताएंगे। जी आगे चलो, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। बाबा साहब ने भोजन की जातियों को 3 हिस्सों में बांटा, SC ST OBC, लेकिन किस प्रकार से हम लोग अभी तक भी उसको पूरा नहीं कर पाए। आंदोलन बनाओ मनोविज्ञान के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आपको आंदोलन चलाना है तो आपको मनोविज्ञान पर आपका अध्ययन होना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। ये हम आप लोगों को बताएंगे। और परिवर्तन चाहिए तो ये सब इस तरह से बातें हम आपको बताएंगे। चलो आगे चलो, मोदी जी के सामने ये सब चीजें हम मनोविज्ञान से संबंधित सम्मानित साथियों ये सारी बातें हैं। आगे चलो, मूवमेंट में अवरोध कहाँ पर आ रहा है, हमारा मूवमेंट क्यों, किस प्रकार से अन्य समाजों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। उसमें जो सबसे बड़ा अवरोध है वो संतुष्टि और जो डर है वो हम आपको सम्मानित साथियों हम आपको बताते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हम आगे चलो,
मूवमेंट चलाया कैसे जाता है, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मूवमेंट को चलाने का प्रोसेस क्या है, ये साथियों हम लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हम इन चीजों को हम आपको बताएंगे साथियों। इस प्रकार से हम चलते हुए साथियों आगे की तरफ जाएंगे और फिर निष्कर्ष बता करके साथियों हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग लगभग 40 मिनट में अपनी बात को हम लोग 30-40 मिनट में हम सम्मानित साथियों अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो साथियों में हम लोग यहाँ पर थे कि पाकिस्तान से जो लोग जब ये देश बंटवारा हुआ था, हम यहाँ पे ये बताने का प्रयास करेंगे कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी जब सबसे ज़्यादा वोट बैंक SC ST OBC माइनॉरिटीज बहुजन समाज पे है, और अब तो माननीय बहन जी ने उसको सर्वजन समाज बना दिया है। अन्य जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, हालांकि अब तो वो भी खैर रिजर्वेशन में ही पहुंच गए, जब से वो 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण उधर से उनको स्वीकृति मिली है। तो जो अपने जो वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वर्ग हैं, उनमें से जो गरीब समाज के लोग हैं, उनमें से जो है उनको भी बहन जी ने रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनको अपने साथ में लिया है कि उनको भी बहन जी रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन लोगों के बारे में सम्मानित साथियों जो बताया, तो पाकिस्तान से जो प्रवासी लोग आए थे जब ये देश आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान से जो प्रवासी लोग आए थे सम्मानित साथियों, उनको इस देश के अंदर जमीन दी गई, कोठियां दी गई, बड़े बड़े व्यापार के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। आप उनके नाम जानते होंगे दो चारों के। लेकिन सम्मानित साथियों, जब ये वर्षगांठ को मना रहे थे सत्ताधारी लोग, उसी समय माननीय साहब कांशीराम जी इस देश के लोगों को बता रहे थे कि पाकिस्तान से विदेश से आए हुए लोगों को तो इस देश के अंदर जमीन दी गई, बड़ी बड़ी कोठियां दी गई, बड़े बड़े फार्म हाउस दिए गए रहने के लिए, व्यापार के लिए पैसा दिया गया, उनको बड़ा सम्मान दिया गया। लेकिन भारतीय जो प्रवासी हैं, जो भारत के अंदर जो अपने देश के अंदर जो प्रवासी हैं, उनको सम्मानित साथियों क्या दिया? यहां पर इनको जमीन दी गई, लेकिन यहां पर रेल की पटरी दी गई। इन लोगों को रेल की पटरी पर जगह मिली। जो विदेश से जो प्रवासी लोग आए थे, उनको सम्मानित साथियों ये सब चीजें मुहैया कराई गई। लेकिन जो अपने देश में, अपने ही देश में, अपने गांवों को छोड़ करके जो शहरों की तरफ आए थे सम्मानित साथियों, उनको क्या मिला? उनको रेल की पटरी की जगह मिली। नाले के ऊपर रहने के लिए वो मजबूर हुए, वो ठेली लगाने के लिए मजबूर हुए, वो लोग मजदूरी करने के लिए सम्मानित साथियों वो मजबूर हुए। तो जो सुविधाएं विदेश से आए हुए लोगों को दी गई थी, वो सुविधाएं भारत में प्रवासी लोगों को सम्मानित साथियों नहीं दी गई थी। ये बात पता करके सम्मानित साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश के बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए सम्मानित साथियों काम किया। ये साथियों बातें हमने साथियों आपको बताई कि जब ये देश 50वीं स्वर्ण जयंती को जब साथियों मना रहा था आजादी की, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बताया कि नहीं, इस देश में अभी आजादी नहीं है, जो आजादी होनी चाहिए वो इस देश में नहीं है। क्योंकि सम्मानित साथियों, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजादी? फ्रीडम का मीनिंग क्या है साथियों? बाबा साहब के अकॉर्डिंग ये आपको साथियों समझना बहुत जरूरी है, जिसको मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझा और इस देश के लोगों को बताया। इसको साथियों आपको समझना जरूरी है। एक होता है स्वतंत्र, एक होता है गणतंत्र, एक होती है सम्मानित साथियों ये आजादी। इसको साथियों जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं, इसको साथियों समझना बहुत जरूरी है। जब आप लोग एक प्रकार की आजादी होती है फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर्स, जब हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर्स, बाहरी शक्तियों से आप स्वतंत्र हैं। यह साथियों उसका मीनिंग होता है स्वतंत्रता का। एक होती है गणतंत्रता, वो भी फ्रीडम होती है। उसमें क्या होता? फ्री फ्रॉम द इंटरनल पावर्स आल्सो, फ्री फ्रॉम द इंटरनल पावर्स, तो उसको कहते हैं हम लोग गणतंत्रता। एक होता फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ, जो असली मीनिंग है सम्मानित साथियों फ्रीनेस का, फ्रीडम का जो असली मीनिंग है वो है कि फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने आसपास के जो दायरा है उससे भी आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, उससे आप गुलाम नहीं होने चाहिए। ये साथियों सम्मानित साथियों ये बताने का काम किया। जैसे आप लोग कुएं पे पानी भरते हैं, फिर भी हमको डर रहता है, हम सुनते रहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से देखते हैं, हम लोग और मीडिया से देखते हैं कि फलां जगह पर हैंडपंप पे छूने से, पानी पीने से उस आदमी की पिटाई कर दी गई। ये क्या है?
वो पानी पीता हुआ इंसान भी डरा हुआ है, तो ये फ्रीडम में नहीं आता। बाबा साहब ने कहा मानसिक आजादी ही सबसे अच्छी आजादी है। आजादी का मेन जो डेफिनेशन बनती है जाकर के, जो समाप्त होती है जहां पे जाकर के, वो आपके लिए मानसिक आजादी है। मेंटल फ्रीडम आपके पास सम्मानित साथियों होना बहुत जरूरी है, जो नहीं है इस देश के अंदर सम्मानित साथियों। इसके बारे में मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आपको बताया था 1997 में। आज हम लोग आप लोगों को सन 2020 में सम्मानित साथियों उसी बात को हम लोग फिर से उकेरते हुए आपके बीच में अपनी बात रखते हैं। आप लोग घोड़े पे घुड़चढ़ी करते हैं, वहां भी हम लोग डरे हुए रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस देश के दबंग लोग आ जाएं और हमारी घोड़ी को ना रोक दें। आप अगर स्कूल में जाएं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपके नाम के पीछे टाइटल नहीं है, आप कुमार लिखते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, तो प्रोफेसर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपने नाम बता दिया, फिर वो पूछता आगे क्या है। आगे आप समझ जाते हैं कि शायद वो मेरी जाति पूछना चाह रहा है। आपको जाति बताते हुए आप जब डर जाते हैं तो साथियों यही फ्रीडम का अभाव है। इसी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि असली आजादी मेंटल आजादी है। जब आदमी की अपनी ये इसी आजादी के बारे में सम्मानित साथियों मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा, नहीं, इस देश में बहुजन समाज के पास आजादी नहीं है, इस देश में आज भी वो समाज गुलाम है। इसलिए सम्मानित साथियों ये बात में सम्मानित साथियों आजादी की जो फुल डेफिनेशन बनती है, जहां पे जाके वो समाप्त होती है, वो ये है कि मानसिक आजादी ही असली आजादी है, जो बाबा साहब ने सम्मानित साथियों अपनी बात रखते हुए समाज के बीच में रखी थी। सम्मानित साथियों इस प्रकार से हम लोग चलते हुए अपनी बात को आगे लेकर के जाएंगे। आंतरिक साथियों वो तो बाहरी आजादी की बात थी, हम अंग्रेजों से आजाद हुए, हम मुगलों से आजाद हुए, आर्य हुण कुषाण मंगोल फ्रांसीसी जर्मनी पुर्तगालियों से आजाद हुए। अब जाके सम्मानित साथियों हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए। वो आजादी का कॉन्सेप्ट एक अलग चलता रहा, और उसी के साथ साथ सम्मानित साथियों हमारी आंतरिक आजादी का, बहुजन समाज का आंतरिक आजादी का भी सम्मानित साथियों इस देश में हजारों साल से संघर्ष चलता रहा। ये साथियों हमने आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। आंतरिक आजादी का आंदोलन, ये चैप्टर का नाम है सम्मानित साथियों। बहुजन समाज को आंतरिक आजादी के आंदोलन में उम्मीद अनुसार सफलता क्यों नहीं मिल पाई, ये साथियों हमको समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राइटर्स जो विदेशों से आकर के यहाँ पर जिन्होंने रिसर्च करी, सोशोलॉजी में रिसर्च करी, उनमें बहुत से लोगों ने लिखा कि इस देश में शूद्र समाज का, SC ST OBC समाज का, जिसको बहुजन समाज वर्ड दिया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, उसको आजादी ना मिलने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, इसके आंदोलन के सफल ना होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो सम्मानित साथियों ये रहा कि जब OBC के लोगों ने इस मूवमेंट को अपने हाथ में लिया तो SC के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, और जब SC के लोगों ने इसमें सम्मानित साथियों इस मूवमेंट को चलाने का काम किया तो OBC के लोगों ने सम्मानित साथियों साथ नहीं दिया। उम्मीद अनुसार साथियों हम लोगों ने वो वर्ड यूज किया है, जो उम्मीद थी उनसे वो उन्होंने सम्मानित साथियों साथ नहीं दिया। और इससे भी आगे ये बढ़ती हुई चली गई सम्मानित साथियों कि वो एक जाति का ही मूवमेंट बनकर के रह गया। वर्ग तो छोड़िए, अगर फूले साहब ने ये मूवमेंट चलाया तो माली समाज तक ही रह गया, OBC पूरा पर भी नहीं आया, शूद्र समाज फिर भी नहीं आया, वो जाति का बन करके रह गया। अगर किसी ने इधर जो है इधर जो रामस्वरूप वर्मा जी ने चलाया, ललित सिंह यादव ने चलाया, अगर रामस्वरूप वर्मा जी ने कानपुर के क्षेत्र में चलाया तो वो केवल पटेल का बन करके रह गया। ललित सिंह यादव जी ने चलाया तो वो यादव समाज का बन करके रह गया। सम्मानित साथियों अगर कुर्मी साहब ने उधर उन्होंने सत्यपति साहू जी महाराज ने चलाया तो उनकी बिरादरी का बन करके रह गया। तो सम्मानित साथियों बुद्ध ने चलाया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फूले ने चलाया, और रविदास ने, कबीरदास ने चलाया, सात्य नारायण गुरु ने चलाया, बिरसा मुंडा ने चलाया, उसी जाति का बन करके रह गया। ये सबसे बड़ी सम्मानित साथियों, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। इसका समाधान सम्मानित साथियों हम आपको इस कैडर के आखिर में बताएंगे कि इसका रास्ता क्या है, कि इस मूवमेंट को हम किस प्रकार से सर्वजन समाज का बना सकते हैं। तब तक सम्मानित साथियों हमको सफलता मिलने वाली नहीं है जब तक ये सब समाज का मूवमेंट नहीं बनेगा। तो साथियों हमको उम्मीद अनुसार सफलता ना मिलने की जो वजह है इस आंदोलन के अंदर सम्मानित साथियों,
ये हमारी सबसे बड़ी ये है कि जिस जाति के आदमी ने इस मूवमेंट को चलाया, अपने हाथ में लिया या ज्यादा प्रयास किया, वो उसकी जाति तक ही सीमित बन करके रह गया। तो साथियों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। इसीलिए साथियों, विरोधी लोग आपके सफल होते रहे और आप लोग असफल होते रहे। ये बात सम्मानित साथियों हम लोग आगे आपको बताएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने साथी हमारे कैडरों को सुनते हैं या शेयर करते हैं, सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आगे आगे जाकर के आप लोग अगर इस देश में इस मूवमेंट को गति देना चाहते हैं तो आपको इन कैडरों को सम्मानित साथियों सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, ये हमारे 20 साल का हमारे जो अध्ययन किया है हम लोगों ने, ये उसका कंसिडरेशन है, ये उसका प्रतिफल है। हम बहुत सारी किताबों का मटेरियल आपको 1 घंटे के अंदर बताने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, बहुत आसानी रहेगी अगर आप लोग वक्ता बनना चाहते हैं, मूवमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आपको सम्मानित साथियों बहुत आराम रहेगा। इसलिए आपको इन कैडरों को सम्मानित साथियों बहुत आपको सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हालांकि 4-4, 5-5 लाख लोगों तक भी हमारी बात पहुंच रही है। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो इस मूवमेंट को गति देने के लिए तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। उन सभी साथियों को हम धन्यवाद करते हुए अपनी पूरी टीम से बात को सम्मानित साथियों आगे करते हैं। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सम्मानित साथियों ये देश जो है, ये हमारा आंदोलन किस प्रकार से रुक रहा है। साथियों, इसके एक वजह ये भी है जो हमने पॉइंट नंबर 2 में रखा है। ये जो देश है ये 3 हिस्सों में सम्मानित साथियों बटा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं, इंडिया, नंबर 2 भारत, नंबर 3 हिंदुस्तान। एक इंडिया, एक हिस्सा भारत के अंदर, इस देश के अंदर एक हिस्सा इंडिया होता है, एक हिस्सा भारत होता है, एक हिस्सा हिंदुस्तान होता है। ये 3 हिस्सों में पूरा देश बटा हुआ है, 3 वर्ग में देश को बटा हुआ है। ये साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग साथियों आपके बीच में आगे लेकर के आएंगे। साइकोलॉजी से संबंधित साथियों हम लोग आपको बताएंगे। इंडिया क्या है? वो उच्च वर्ग है। जो इंडिया मानता है उसके ज्यादातर संबंध बाहर से हैं, विदेश से हैं, तो इंडिया मानता है। भारत को इंडिया बोलेगा वो आप लोग। तो ये इंडिया वाला जो हिस्सा है ये जाति को नहीं मानते, ये धर्म को नहीं मानते। यह वह वर्ग है जो जाति अथवा धर्म को नहीं मानते। रोटी और बेटी का संबंध अपनी हैसियत के हिसाब से कहीं भी बना लेते हैं। इनको ना जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब उच्च वर्ग में, चाहे वो डॉक्टर लोग हो, चाहे इंजीनियर लोग हों, चाहे बड़े बड़े लोग हों, अधिकारी लोग हों, आपने देखा होगा आप कितना ही विरोध करते रहें, लेकिन सम्मानित साथियों, ये अपनी शादी करते समय ये लोग ना जाति को देखते हैं, ना ये धर्म को देखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे टीना डाबी का केस रहा हो, चाहे और लोगों का केस रहा हो। ये तो ये बिल्कुल रेयर, अभी लेटेस्ट केस है। सम्मानित साथियों, ये वह वर्ग है जो इस देश को इंडिया मानता है, ना तो वो जाति को प्रायोरिटी देता है, ना वो धर्म को देता है। इस प्रकार से इस वर्ग में ये देश का एक काफी बड़ा तबका इस देश के अंदर रहता है। सम्मानित साथियों, इनको साथियों हमारा समझना बहुत जरूरी है। आगे जाके आपको इनकी रेलिवेंसी समझ में आएगी कि ये बातें मैंने आपको क्यों बताई। सम्मानित साथियों, हम लोगों ने नंबर 2 पे भारत है, पहले आपका इंडिया था, नंबर 2 पे भारत है। ये मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है। ये सम्मानित साथियों, ये जाति को मानते हैं, ये धर्म को मानते हैं। ये जाति धर्म को मानते हैं, उससे पहले वाले लोग जाति धर्म को नहीं मानते, वो हैसियत को मानते हैं। सम्मानित साथियों, क्योंकि वे इंडिया में जीते हैं वे लोग यहाँ पे। लेकिन साथियों, जाति धर्म को ये लोग मानते तो हैं, जो ये वर्ग रहता है, परंतु आवश्यकता के अनुसार दोनों तरफ एडजस्ट हो जाते हैं। दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार साथियों ये लोग अपने जीवन जीते हैं। वे लोग जो हैं पहले वाले, जो हमने इंडिया बताया, ये लोग ज्यादातर महानगरों में रहते हैं, ये लोग ज्यादातर नगरों में रहते हैं। और जो हिंदुस्तान जो वर्ग है इस देश में, इस देश का ये निम्न वर्ग होता है। सम्मानित साथियों, ये जो है इनका थोड़ा सोचने की जो स्थिति है इनकी अपेक्षा थोड़ी सी हल्की होती है। तो इन लोगों को बिना धर्म के, बिना जाति के गुजारा नहीं होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि ये गांव में रहते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन इनकी एक सोच होती है कि बिना जाति,
अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी जाति को मान सकता है, धर्म को मान सकता है, और कम पढ़ा लिखा आदमी भी जाति धर्म से ऊपर हो सकता है। इसमें एजुकेशन से संबंधित साथियों कोई वो नहीं है। ये लोग जो है अपनी रोटी, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो इनके लिए धर्म और जाति बहुत बड़ा मायने रखता है। ये लोग वे होते हैं सम्मानित साथियों, अगर इनको पता चल जाए कि हमारी लड़की ने, हमारे लड़के ने किसी दूसरी जाति में शादी कर ली है, तो ये साथियों उसकी हत्या तक भी कर देते हैं, जिसको ऑनर किलिंग के नाम से इस देश के अंदर जाना जाता है। तो ये 3 वर्ग में जो ये देश बटा हुआ है, इसमें आप कैसे एकता ला पाएंगे, ये साथियों आपको आगे साथियों हम लोग समझाने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, इसी को दूर करने के लिए, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुजन समाज की जातियों को, साथियों जो यहाँ पर डिप्रेस क्लास बाबा साहब यूज किया करते थे, डिप्रेस क्लास की जातियों को बाबा साहब ने 3 वर्गों में बांटने का काम किया। हम लोग सफल क्यों नहीं हैं, हम लोग सम्मानित साथियों हम लोग गुलाम क्यों हैं, ये बात इनकी रेलिवेंसी से सम्मानित साथियों ये संबंधित है। इन बातों को हम साथियों हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, जो जिसकी वजह से हम लोग सम्मानित साथियों सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने आंदोलन में, और किस प्रकार से सम्मानित साथियों ये हम लोग गुलाम हैं। यहाँ पर इनको इकट्ठा किया, उन्होंने सोचा कि सारा एक हिस्से में नहीं आएगा, इनके नेचर के हिसाब से साथ उन्होंने एससी बनाया, एसटी बनाया, ओबीसी बनाया, लगभग 3000 जातियों को साथियों इसमें जोड़ने का काम किया, 1200 जातियों को इसमें जोड़ने का काम किया, और इसमें 750 के आसपास इसमें जातियों को जोड़ने का काम किया। इस प्रकार से साथियों और सबको मिलाकर के, इनकी उपजातियों को मिलाकर के मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 6743 जातियों में इस देश में जो बटे हुए लोग हैं उसको बताने का सम्मानित साथियों काम किया। इसी प्रकार की जातियां सेम मुस्लिम समाज में भी मिलेंगी, ईसाई समाज में भी मिलेंगी, सिख समाज में भी मिलेंगी। केवल धर्म बदला है लेकिन जाति जो की तू साथियों उनके साथ गई है। तो ये जो समाज जो साहब बाबा साहब ने इसको जोड़ने का प्रयास किया था कि कुछ लोग इस नाम पे जुड़ेंगे, कुछ इस पे जुड़ेंगे, कुछ इस पे जुड़ेंगे, लेकिन साथियों ये लोग नहीं जुड़ पाए। आज भी सम्मानित साथियों ये अपनी अपनी जाति के नाम पे संगठन बना करके साथियों चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को संगठन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के हिस्से में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जाति के नाम पर ही आपकी जाति के लोग, आपके समाज के लोग आपकी बात को ज्यादा सुनेंगे, तो उनको इस आधार पर आप लोग सुनाइए, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड आपका कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के एक होना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इतने हजारों संगठन आरएसएस के पास में हैं, बीजेपी के पास हैं, हजारों संगठन बीजेपी के पास हैं, लेकिन सम्मानित साथियों वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं वो बीजेपी को एक साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग, चाहे वो प्रजापति महासभा हो, चाहे कुर्मी महासभा हो, चाहे कोई रैगर महासभा हो, जाट महासभा हो, कोई भी महासभा हो, चमार महासभा हो, वाल्मीकि महासभा हो, कितनी महासभाएं देश में चल रही हैं, लेकिन सम्मानित साथियों अपने अपने छोटे स्वार्थ के चक्कर में वो अपने समाज को भूल जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप संगठन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली आपका एक जगह गोल सुनिश्चित होना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। हमारा जो विभिन्न जातियों में टूट करके जो सम्मानित साथियों हमारा आंदोलन चल रहा है, इसको सम्मानित साथियों इसकी वजह से हम लोग फूट रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है और हमारा मूवमेंट सम्मानित साथियों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, जो लोग संगठन बनाते हैं वो संगठन तो बनाएं, लेकिन सम्मानित साथियों ये बात आपको समझना साथियों बहुत जरूरी है। आंदोलन, अब साथियों आंदोलन को समझना कैसे साथियों बहुत जरूरी है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे चलाया जाता है, और फिर हम आपको साथियों कंक्लूड करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये हम आपको ब्रीफ बता रहे हैं छोटा छोटा। आंदोलन बनाम मनोविज्ञान, जैसे राजनीति को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। जिस देश में आप राजनीति करना चाहते हैं उस देश की सामाजिक व्यवस्था को साथियों आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग आंदोलन चलाना चाहते हैं उन लोगों को समाज की मनोदशा को समझना साथियों बहुत जरूरी है। अगर जिस देश के सोशल स्ट्रक्चर के आपके पास में अध्ययन नहीं होगा, उस पर पकड़ नहीं होगी, तो आप उस देश की राजनीति नहीं कर सकते। इस देश में राहुल गांधी जी क्यों फेल हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो इस देश के सोशल स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, ना समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है,
अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था पर आपका अध्ययन और पकड़ होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस देश में आंदोलन चलाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो उस देश के लोगों की मनोदशा पर आपका अध्ययन और पकड़ साथियों होना बहुत जरूरी है। ये बात साथियों हमने बड़ी गहराई से निकाल करके लाए हैं। जो इस देश में मूवमेंट चलाना चाहते हैं, हम गुलाम इसलिए हैं, हमारा मूवमेंट नहीं चल पा रहा है ठीक से, और मूवमेंट चल क्यों नहीं पा रहा है, ये साथियों हम लोग आपको बताएंगे। बहुत ही गहरी बात निकाल करके साथियों हम आपके बीच में लाए हैं। साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये साथियों किस प्रकार की साइकोलॉजी है, किसी को समझने से पहले उसको एज इट इज अवस्था में जानना बहुत जरूरी है। उस पर अध्ययन आप जब कर पाओगे, रिसर्च जब कर पाओगे, पहले वो जैसा है इज के रूप में जो है, जैसा है वैसा साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी उसका आप लोग समाधान निकाल पाओगे। हमने इसमें पॉइंट रखे हैं, क्या है समाज की प्रॉब्लम, क्या है परिवर्तन की बात सुनने से लोग अपना मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। जैसे आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आप रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, आप मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, एकदम से समाज के लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि ये तो जाति प्रथा के खिलाफ वाले लोग आए हैं, ये जाति प्रथा के खिलाफ वाले लोग आए हैं। और जाति को सम्मानित साथियों वो अपनी आत्मा मानते हैं। जाति, जहां आप मूवमेंट की बात करते हैं, कैडर कैंप की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहीं पर वो समझ जाते हैं कि वे लोग हैं जो इस देश में जाति को मानने से, स्वीकार करने से मना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और साथियों जिसका आप लोग विरोध करते हो उसको वे लोग अपनी आत्मा मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। इसका जवाब साथियों आपको और आगे देंगे, यह साथियों आपको समझना है। चलो आगे। पॉइंट नंबर 3, परिवर्तन तो चाहिए। ओबीसी लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को, माइनॉरिटीज लोगों को, उसमें जो जातियां, परिवर्तन तो चाहिए लेकिन अपने से ऊंची जाति से चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए लेकिन अपने से ऊंची जाति के लोगों के द्वारा परिवर्तन की बात चाहिए। अपने से नीची जाति के चक्कर में साथियों वो उनका ये मानना है कि अगर अपने से नीची जाति के लोग ये कहते हैं कि इस देश में जाति प्रथा नहीं रहनी चाहिए, तो सम्मानित साथियों वो कहते हैं कि इसमें कौन सी ये बड़ी बात कह रहा है, इसकी जाति नीचे है तो ये तो इस बात को कहेगा ही कहेगा। लेकिन वो चाहते क्या है कि ये चीज तो हो जो हमने आगे लिखी है, उसमें हम साथियों बताया है। इसमें इस बात की रेलिवेंसी यहां पर है, जैसे विकास तो चाहिए परंतु अपने से ऊंची जाति के द्वारा चाहिए। यह इस देश का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि विकास तो चाहिए हमको इस देश का, लेकिन अपने से ऊंची जाति का आदमी हमारा विकास करे। हमें नौकरी तो चाहिए लेकिन नौकरी देने वाला हमसे नीची जाति का ना हो। इस चीज पर सम्मानित साथियों बीजेपी टिकी हुई है। हम आगे बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार से इसी मूवमेंट पे टिकी हुई है। ये हमारा अभाव है सम्मानित साथियों सोचने का, इसको हम बताएंगे। जाति समाप्त तो हो परंतु उसको समाप्त करने वाला ब्राह्मण भाई हो। क्यों? नीची जाति का आदमी अगर ये कहे कि हमें जाति से प्यार नहीं है, हमें जाति नहीं चाहिए, तो मध्यम जाति का आदमी कहेगा इसमें ये कौन सी नई बात कह रहा है, ये जाति से परेशान है तो इसलिए तो बोल रहा है कि हमें जाति नहीं चाहिए। तो सम्मानित साथियों वो चाहते हैं कि ब्राह्मण अगर बोल दे कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए तो उनको लगता है कि अब किसी ठीक आदमी ने ये बात कही है सम्मानित साथियों। इसलिए साथियों मोदी जी के सामने मजबूत तो चाहिए, मोदी जी के सामने कोई मजबूत नेता तो चाहिए, परंतु वो राहुल गांधी जी होना चाहिए। मोदी जी के सामने, मोदी जी से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, सारे विभाग प्राइवेट कर दिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारी नौकरियां खा गए। जिसने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने के लिए बोला था, उस आदमी ने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष उसने छीनने का काम किया है। तो मोदी जी से परेशान तो हैं, उनके सामने मजबूत स्तंभ तो चाहिए, नेता तो चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी अगर मजबूत हो तो बेटर है। अगर राहुल गांधी जी
मजबूत नहीं हो पाते हैं मोदी जी के सामने, तो हम लोग फिर से अपने मोदी जी से ही काम चला लेंगे। यही तो हुआ। 14 से लेकर 19 तक खूब परेशान समाज रहा, लेकिन राहुल गांधी जी अगर मजबूत नहीं दिखाई दिए तो किसी तीसरे विकल्प की तरफ वो लोग नहीं गए। उन्होंने फिर से वापस जाकर के बीजेपी को वोट दे दिया। क्यों? इस देश की मानसिकता है। ये हमने साथियों आपको बताया कि अगर आपको समझना है सम्मानित साथियों, और इस देश में क्या चल रहा है, ये बात साथियों बता के मैं अपनी बात को साथियों आगे बढ़ाऊंगा और समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। लेमैन के हिसाब से, एक कॉमन आदमी के हिसाब से साथियों, हम लोग साथियों अपनी बात को आपके बीच में रखते हैं। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, ये जो खेल चल रहा है सम्मानित साथियों, इसको आपको समझना। उसके चक्कर में आपकी बलि चढ़ रही है सम्मानित साथियों। जैसे उदाहरण के लिए आपके जो उदाहरण है आपके, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो और जगह का हो, या पूरे नेशनल लेवल का हो सम्मानित साथियों, उनको पता है इनको बीजेपी के खिलाफ मजबूत तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस मजबूत चाहिए। इसी चक्कर में साथियों इन लोगों का बंदरबाट चल रहा है। इसी चक्कर में साथियों इन लोगों को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बताया करते थे राजस्थान में, आप लोग भी समझें। एक बार एक अखाड़े में दो पहलवान आए और दोनों पहलवानों के बीच में ये इनाम रखा कि जो भी पहलवान जीतेगा उसको ये बकरा इनाम में दिया जाएगा, बकरा इनाम में दिया जाएगा। तो साथियों वो बीच में आ गए, दोनों आ गए, बीच में बकरा बांध दिया गया सम्मानित साथियों। तो बकरे को देख करके दोनों पहलवान आए और एक पहलवान ने मिट्टी को अपने सर पे लगा करके कहा कि हे काली माता, अगर इस कुश्ती को मैं जीत गया तो ये जो इनाम में मिला हुआ बकरा है इसको मैं तेरे नाम से बलि चढ़ाऊंगा। उधर से दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी को, अखाड़े की मिट्टी को चूमता हुआ अपने माथे पे लगाते हुए बोलता है कि हे भैरव बाबा, अगर इस कुश्ती को मैं जीत जाता हूं तो इनाम में मिले हुए इस बकरे को मैं तेरे नाम से बलि चढ़ाऊंगा। सम्मानित साथियों, इस बात को बीच में खड़ा हुआ बकरा सुन रहा था। वो समझ गया कि चाहे तो ये पहलवान जीते, चाहे ये पहलवान जीते, लेकिन तेरी बलि तो चढ़नी है। सम्मानित साथियों, यही इस देश का मामला है, आप लोगों की प्रॉब्लम है सम्मानित साथियों। तो चाहे तो कांग्रेस जीत जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, आपकी बलि तो सम्मानित साथियों चढ़नी है। क्यों? क्योंकि तुमको विकास तो चाहिए, लेकिन अपने से ऊंची जाति के माध्यम से चाहिए। वो तुम्हारा विकास करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की मानसिकता की वजह से आपका पतन है। आप गुलाम क्यों हैं, इसका जिम्मेदार वे लोग नहीं हैं, बल्कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। इससे हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, जो उच्च वर्ग में जो मैंने बताया इंडिया, वो अपनी लाइफ जीते हैं। मध्यम वर्ग के बारे में बताया, इस निम्न वर्ग के लोगों में जिनकी अधिकांश 90% समाज जो गांव में रहता है, जिनका बिना जाति के गुजारा नहीं है, उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई हमारे, वो इसी बात को अपनी पूंजी मानते हैं। एक गडरिया समाज का हमारा भाई जो बकरी चराता है, वो ये सोचता है, वो इस बात से संतुष्ट है कि चलो कहीं ना कहीं तो मैं ऊपर हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, ये संतुष्टि, ये आपको साथियों आपको ये समझना होगा। ये साथियों इसलिए हमने आपको बताया। यहां पर लोग कहते क्या है कि शासन तो बहन जी का ठीक था, परंतु वोट भाजपा को देंगे। लोग की सोच देखिए, शासन तो ठीक था बहन जी का, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। ये सम्मानित साथियों आपके देश में पतन का सबसे बड़ा कारण है। जो वोट आपके पास सम्मानित साथियों जो सबसे बड़ा अधिकार है, उसको आप लोग इस प्रकार से हम लोग मानसिकता की वजह से चेंज करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसको साथियों आपको समझाना है, लोगों को जाके समझाना है। जब तक आप इन बातों को बताएंगे नहीं, उनके दिमाग में ये बात क्लिक नहीं करेगी। जब तक क्लिक नहीं करेगी, तब तक उसके बारे में वो सोचेंगे नहीं। बात को बताना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये बातें नहीं बताई तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हाँ यार ये आदमी ठीक कह रहा है। वरना वो क्या सोचेगा, चलने दो, पर्दा पड़ा रहने दो बातों पे। किसी को क्लिक करना साथियों बहुत जरूरी है। किसी को अपनी बात, अगर आपको अपनी बात समझानी है तो साथियों इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपको साथियों बताई। इस मनोदशा को नहीं समझ पाए तो इस देश में आंदोलन नहीं चला सकते।
ये जो मैंने आपको बताया है, इसको नहीं समझ पाओगे तो इस देश में आंदोलन सम्मानित साथियों आप नहीं चला सकते हो। आखिर क्या वजह है? इस देश में देश की बर्बादी तो मंजूर है, लेकिन इस देश में नेतृत्व को चेंज करना मंजूर नहीं हो पा रहा है अभी तक भी, जो साथियों उनको होना चाहिए। आप जानते हैं सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, फाइटर प्लांट बेच दिए, लाल किला, रेलवे स्टेशन, रेलवे आदि तमाम चीजें बेच दी, लेकिन साथियों लोगों के दिमाग में टस से मस नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अगले चुनाव में क्या होगा। ये क्या है? यही इस देश के लोगों की मनोदशा है। इसको साथियों आपके द्वारा समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग रोड से गुजरते होंगे, कैसे अपनी बात समझाई जाती है। जब आप रोड से गुजरते हैं सम्मानित साथियों, तो एक जो रोड की पटरी पे एक साइड में एक बंदा बैठा रहता है, जिसके पास छोटी छोटी जड़ी बूटियां रखी होती हैं। वो आपको बुलाता है, बुलाती ऐसी बात करता क्या? अरे हाथ दिखाओ जरा। आपने हाथ दिखाया, अरे आपके हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन खर्च हो जाता है। आदमी सोचता बात तो ठीक है, अरे तुम अभी कुछ दिन पहले तुम मरते मरते बचे हो, तुम्हारे पास तुम जो चीज चाहते हो उसके लिए जिसके पीछे तुम भागते हो वो चीज तुम्हें नहीं मिल पाती। ये क्या है? ये उसके ब्रांड को समझता है। पहले उसके दिमाग में जो चल रही बातें हैं उसका पहले उल्लेख करता है। जब वो उल्लेख करता है तो वो उस आदमी के साथ में जुड़ जाता है, अपने ब्रेन को उसके ब्रेन से अटैच करता है, उसके मन में चल रही बातों को बताता है, और सम्मानित साथियों फिर वो भी उसी के साथ में मिल करके फिर अपनी बात को साथियों वो आगे की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए सम्मानित साथियों आपको भी इस बात को समझना होगा, जो इस देश में मूवमेंट चलाना चाहते हैं, SC ST OBC की अन्य बिरादरियों के अंदर जो उनके दिमाग में चल रहा है, पहले उसके बारे में उनकी बातों को कुरेदना, उनके बारे में बताना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। अगर तुमने उनके दिमाग में चल रही बातों को नहीं बता पाए तो उनका दिमाग में स्पेस नहीं बनेगा, उनका दिमाग खाली नहीं होगा। जब खाली नहीं होगा तो सम्मानित साथियों आपको अपनी बात को वो अपने ब्रेन में प्रवेश नहीं होने देगा। अगर ब्रेन में प्रवेश नहीं होने देगा सम्मानित साथियों, तो फिर वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा। तो उसके दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं, पहले आपको अपने द्वारा अपने मुंह से बोल करके उसकी दिमाग में बैठी हुई चल रही बातों को अपने मुंह से बोलोगे तो वहां से वो जगह बना करके बाहर निकल आएगी, और जब उसकी बातें वो खाली हो जाएगा उसका ब्रेन, तो उसमें आप अपनी बात डालोगे तो वहां पे उस ब्रेन में तुम्हारी बातें प्रवेश हो जाएंगी। अगर तुमने भरे हुए मटके में ऊपर से पानी डाल दिया, वो ऊपर से निकल जाएगा, तो पहले आपको मटके को खाली करना बहुत जरूरी है। ये हम मनोदशा के बारे में आपको बता रहे हैं। मूवमेंट चलाना सम्मानित साथियों खेल नहीं है, मनोदशा को समझना बहुत जरूरी है। ये बात हमने साथियों निकाल करके लाए हैं, इसलिए पहले उनके दिमाग में चल रही बातों के ऊपर आपको चोट करनी होगी कि आपको विकास तो चाहिए लेकिन मोदी जी से चाहिए। आपको जानकारी है, अरे जब कांग्रेस और बीजेपी को तुमने दोनों को बार बार देख लिया है तो ये साथियों आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। जब एक डॉक्टर के पास आप लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, वो आपका इलाज नहीं कर पाता है तो आप दूसरे के पास जाते हैं, और जब दूसरा भी नहीं कर पाता है तो आप पहले वाले के पास नहीं जाते हैं, किसी तीसरे की तलाश करते हैं। आप कांग्रेस के पास गए, उससे आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप बीजेपी के पास गए, अब बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको किसी तीसरे की, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी के जो तीसरे नंबर की पार्टी है, और जो पार्टियां हैं वो राज्य लेवल की पार्टी हैं, लेकिन नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसी में बुद्धिमता है कि आपको तीसरे नंबर की आपको नेता को साथियों आपको चुनना होगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों हमने आपको बताया कि किस प्रकार से साथियों ये इस देश में बाधा है, तो आपको इन लोगों को पहले आपको दूसरे के दिमाग की बात को आपको बोलना है, उससे स्पेस खाली होगा, फिर तुम्हारी बात उसमें प्रवेश करेंगी। इस पे कभी हम लोग मनोदशा पे कभी लंबा कैडर हम साथियों आपके बीच में हम लोग देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मूवमेंट में, आपके आंदोलन में अवरोध क्या है? संतुष्टि और डर। संतुष्टि क्या है? आदमी संतुष्ट है किस बात से कि मेरी जाति तो फलाने से ऊंची है, कोई बोलता है मेरी उससे ऊंची, वो बोलता है मेरी उससे ऊंची है।
चमार बोलता है मेरी वाल्मीकि से ऊंची है, वाल्मीकि बोलता है मेरी चमार से ऊंची है, चमार से ऊपर अपने आप को वो धोबी समझता है, फिर उससे ऊपर धानुक समझता है। इस प्रकार से वो चलता हुआ आता है, फिर अपना वो गडरिया समझता है, पाल समझता है, ये समझता है। ये जो संतुष्टि है कि मैं कहीं ना किसी से ऊपर हूं, सम्मानित साथियों, ये संतुष्टि ही आपके आंदोलन का सबसे बड़ा अवरोध है। संतुष्ट समाज में कभी भी विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि संतुष्टि परम सुख है, लेकिन अगर संतुष्टि समाज में अगर ये बनी रहती तो इस देश में आविष्कार नहीं होते, इस दुनिया में आविष्कार नहीं होते। आप समझ सकते हो, अगर हम लोग अपने हाथ से हिलाने वाले पंखे से बीजने से ही अगर संतुष्ट रहते तो इस दुनिया में पंखे का आविष्कार नहीं होता, इस दुनिया में कूलर का आविष्कार नहीं होता, एसी का आविष्कार नहीं होता। अगर हम लोग केवल बैलगाड़ी से ही संतुष्ट रहते तो इस देश में गाड़ियों का आविष्कार नहीं होता, हेलीकॉप्टर का आविष्कार नहीं होता। इसलिए साथियों, संतुष्टि सबसे बड़ी बाधा है किसी भी डायनेमिक इसकी सोसाइटी की। इसलिए सम्मानित साथियों, सोसाइटी डायनेमिक है। जो लोग इस देश में डायनेमिक को यूज करते हैं, चेंजिंग को यूज करते हैं, वो देश आज कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन संतुष्टि जो है हमारे समाज में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं किसी ना किसी से तो ऊंचा हूं। ये साथियों, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप भी किसी से नीचे हो। इस देश में जाति प्रथा में हर एक आदमी नीचा है। आप लोग जानते होंगे, बाबा साहब ने भी कहा था कि जातिवाद का बीज एक दिन इतनी बुरी तरह से ये फैलेगा, तब जिन लोगों ने जाति को जो लोग पोसते हैं उन तक भी इसका फल निकल के, इसका जो इसका दुष्परिणाम है ये उन तक भी पहुंचेगा। इसका उदाहरण अभी आप लोगों ने कानपुर के कांड में सम्मानित साथियों देख लिया होगा। किस प्रकार से आदमी आगे बढ़ता है, किस प्रकार से चलता है, ये सम्मानित साथियों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो अपने आप में संतुष्ट है। और दूसरी बात साथियों, ये डर इस बात का है कि अगर मैंने ये जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन चला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मैंने इनका साथ दे दिया तो मुझसे ऊंची जाति का आदमी मुझको नीचा ना मान ले। पाल है, गडरिया है, ये है, पटेल हैं, और जो बिरादरियां हैं, और भी समाज की जाट है, गुर्जर है, यादव है, और जो जातियां हैं, ये जो प्रजापति हैं, जितनी भी जातियां हैं, इनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? ये डर बैठा हुआ है। इसको बताते भी नहीं है सम्मानित साथियों कि अगर हमने अपने से नीची जाति के द्वारा चलाए गए सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में अगर हमने उनमें साथ दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो हमसे ऊंची जाति के लोग हमको नीचा मान लें। क्या है, अरे यार तुम तो चमार बन गए, तुम तो भंगी बन गए, धोबी बन गए, धानुक बन गए। ऐसे सम्मानित साथियों, ये जो डर है, इसी के लिए गांधी जी ने कुछ लोगों को नए नए नाम दिए थे। गुजरों को पटेल दे दिया था कहीं पे नाम, बड़ैयों को कहीं पर उन्होंने शर्मा जी दे दिया था सम्मानित साथियों, उधर लोधियों को राजपूत वर्ड दे दिया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नाई भाइयों को ठाकुर वर्ड दे दिया था, कहीं पे कोई नाम दे दिया था। तो उससे क्या वो संतुष्ट हो गए? संतुष्टि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी आंदोलन में सम्मानित साथियों, कि अब हम वो नहीं रहे। हमारे बंगी भाई को वाल्मीकि दे दिया, और ये जो निषाद भाई है, जो कश्यप भाई है, धीमर भाई है, उसको कश्यप का नाम सम्मानित साथियों उसको दे दिया। ये क्या हुआ? ये संतुष्ट कर दिया समाज को। विकास के बारे में मत सोचो, जो प्रॉब्लम है आपकी उसके बारे में हम आपको संतुष्टि देते हैं। ये संतुष्टि सबसे बड़ा अवरोध है इस देश में इस मूवमेंट को चलाने में। दूसरा डर कि अगर हमने इनका साथ दिया तो कहीं हमारी जाति नीचे काउंट ना हो जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, ये संतुष्टि और डर, इसका जिक्र आपको जाकर के अपने और समाजों में जाके करना होगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो उनके दिमाग में चल रहा है, अगर तुमने उनका जिक्र कर दिया तो वो वहां से स्लिप कर जाएगा, वहां से वो निकल जाएगी, उसका दिमाग खाली हो जाएगा उतना हिस्सा। फिर आप अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा। ये आपके पास सम्मानित साथियों, ये बहुत जरूरी है, उसको संतुष्ट करना होगा। और साथियों, मैंने बताया जो वो लोग उनका दिमाग खाली करना होगा, उसके बाद उन लोगों को असंतुष्ट करना होगा कि नहीं, आप जो संतुष्ट हैं ये गलत है। संतुष्ट समाज में कभी भी विकास नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम संतुष्ट हो जाते तो हम बैलगाड़ी से उठ करके हेलीकॉप्टर में सम्मानित साथियों नहीं उड़ते, हम एसी में नहीं बैठते। उनको आपको असंतुष्ट करना होगा और अपने काम को उनकी नजर में महान और पवित्र सिद्ध करना होगा।
कि इस दुनिया में सबसे महान और सबसे पवित्र अगर कोई काम है तो ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, जिसका लाभ तुम्हारे बच्चों को साथियों आगे चल करके मिलेगा। ऐसा आपको करना होगा। समस्या मात्र को बता देना ही 50% समाधान है। अगर आपने समस्या को ही बता दिया समाज के बीच में, तो सम्मानित साथियों समझो आपने 50% उसको सेटिस्फाई कर दिया, 50% आपने उसको कन्विंस कर दिया, 50% आपने उसको समाधान दे दिया। तो जब आप उनके दिमाग में चल रही बातों को नहीं बताओगे तो तब तक वो उसका स्पेस नहीं बनेगा और वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आपको समझाना होगा, लोगों के बीच में जाकर के बताना होगा। उन लोगों ने कन्विंस कर रखा है। कैसे कर रखा है? वो बताते हैं गैर चमार बिरादरियों को, क्या बताते हैं कि सारा आरक्षण चमार खा गया। ऐसे समाज में क्या फूट डाल रखी है? गैर चमार एससी बिरादरियों में क्या फूट डाली है इन लोगों ने कि तुम्हारा सारा का सारा आरक्षण ये चमार खा गया। तो आपको समझाना होगा कि मेरे भाइयों, अगर टीचर की नौकरी अगर आपको लगवानी है तो उसके लिए बीएड चाहिए, एमए चाहिए, बीए के चाहिए, बीएड चाहिए, आजकल तो नेट और टेट क्वालिफाइड चाहिए। तो सम्मानित साथियों, क्या आप लोगों में है? तो पता चलेगा नहीं है। तो इसलिए वो लोग आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं और फिर आपकी मनोदशा का प्रयोग करते हुए उसका वे लोग उस पे वो पकड़ बनाते हुए फिर ये बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप टीचर बनने के लायक नहीं हैं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो भाई, और लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप भी पढ़ो लिखो, ये नहीं बताएंगे। पहले आपको टीचर नहीं बन पाओ, पहले उस तक पहुंचाएंगे कि आपको अयोग्य बना देंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होने देंगे, अब फिर जाके बोलेंगे कि तुम लोगों का सारा अधिकार ये चमार लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एक तो उनकी अज्ञानता, दूसरा बहाना, किसी का विरोध करने का बहाना, जो लोग जानते हैं उनको बहाना मिल जाता है। तो इस आधार पर वो सारे एससी समाज का, गैर चमार एससी समाज का सारा वोट जो है वो इनके विरोध में चला जाता है। इसके विरोध में समाज खड़ा हो जाता है, पूरा एससी समाज। जैसे कि एसटी समाज में मीना को पकड़ रखा है इन्होंने कि सारे एसटी समाज का अधिकार ये मीना खा गया। लेकिन प्रॉब्लम वही थी जो मैंने आपको पहले बताई, और ओबीसी समाज में अहीर खा गया। इस साथियों देखिए, एससी में इसको पकड़ लिया, एसटी में इसको पकड़ लिया, ओबीसी में इसको पकड़ लिया। इस प्रकार से 3 बिरादरियों के खिलाफ पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा करके इन लोगों ने सारा वोट इनको, उन लोगों का विकास किए बगैर सम्मानित साथियों ये अपनी तरफ लेकर के चले जाते हैं। ये साथियों आपको पहले जाके समझाना होगा। जब इन बातों को आप समझाओगे कि भाई पढ़ाई लिखाई पे आप लोग ध्यान दो, तो साथियों ये बात धीरे धीरे उनकी बात ही साथियों समझ में आएगी। सम्मानित साथियों, तो उस प्रकार से वो अवरोध था हमारे बीच में। मूवमेंट चलाया कैसे जाता है साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलाने से पहले समझना बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, राजनीति उसकी सफल होती है जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं। साथियों, ये मान्यवर साहब कांसीराम जी ने समझाया कि समाज बिक कौन सा जाता है, नेता कौन से बिक जाते हैं? जो समाज बिक जाता है, जो समाज बिक जाता है उसके नेता बिक जाते हैं। उन्होंने साथियों बहुत दिन के बाद में, लगभग 6-7 साल के अध्ययन के बाद में, प्रैक्टिकली समाज में काम करने के बाद में ये बात बीच में आई कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी सफल नहीं होती। साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है, ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम समझाना क्या चाह रहे हैं। वहां पे साहब कांसीराम जी ने गैर राजनीतिक जड़ें शब्द का प्रयोग किया है, सामाजिक जड़ें के बारे में जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस देश की सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं, मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। ये नहीं कहा, ये कहा है कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी मजबूत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वो सामाजिक क्षेत्र में मजबूत है, धार्मिक क्षेत्र में मजबूत है, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत है, ये गैर राजनीतिक जड़ें हैं। उन्होंने केवल सामाजिक वर्ड यूज नहीं किया, ये नहीं कहा कि सामाजिक में मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा गैर राजनीतिक, मतलब राजनीतिक से अलग जो भी जड़ें होती हैं उनमें मजबूती होना बहुत जरूरी है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हो,
चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में मजबूत हो, इनमें से किसी भी क्षेत्र में मजबूत होंगे तो आपकी राजनीति सफल हो पाएगी। ये लोग धर्म के नाम पे अपनी राजनीति चलाते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी बाबा हैं, बाबाओं की बात क्यों मानी जाती है इस देश के अंदर? क्योंकि उनकी समाज पर धार्मिक आधार पर, आस्था के आधार पर पकड़ है, तो वो धार्मिक के आधार पर अपनी राजनीति में सफल होते हैं। चाहे वो रामदेव बाबा हो, जिसने योगा के नाम पे चला रखा हो, चाहे वो जो जेल वेल में जो बाबा चल रहे हैं वो हो, वो इसकी वजह से मजबूत हैं। जिसके पास धन पैसा है वो किसी भी पार्टी में मजबूत है, आप जानते हैं। जिसके पास सामाजिक स्थिति जिसकी मजबूत है वो अपने आप में साथियों, जिसको हम लोग ब्राह्मण भाई बोलते हैं, वो सभी पार्टियों में सफल है। तो साथियों, इसलिए हम लोगों ने सोचा, बाबा साहब कांशीराम जी ने सोचा कि इनमें से मजबूत होना अभी मुश्किल है, इसमें मजबूत होना इसके ऊपर आधारित है, ये राजनीति के ऊपर। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में हमको भाईचारा बना करके हम केवल यहाँ पे सफल हो सकते हैं, सामाजिक लेवल पे हम लोग सफल हो सकते हैं। उसके बाद इनकी तरफ हम लोग कूच करेंगे। तो अगर इस देश में आप लोग को राजनीति करनी है तो आपको सामाजिक क्षेत्र में मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस आधार पर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी अपनी स्वतंत्रता, अपनी गुलामी के जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। हम लोग ये कहते रहे कि बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, उन लोगों ने ये नहीं किया। साथियों, उनको बनाने वाले हम लोग हैं, ये मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बताया। इसलिए सम्मानित साथियों, ये बात बता करके साथियों हमने आपको बताया मूवमेंट चलाने का। साथियों, आपको ये तरीका हमने आपको बताया, चलाया कैसे जाता है। आपको इनके अंदर पकड़ होनी चाहिए, जो कि हम साथियों कैडर कैंप के माध्यम से समाज को समझा सकते हैं। आपको अन्य बिरादरियों के दिमाग में चल रही बातों पर आपको उस पर जाकर उस पर आपको बोलना होगा, उसको सच्चाई बतानी होगी, उसका स्पेस बन जाएगा, फिर आप अपनी बात को रख सकते हैं, फिर आपकी बात को माना जाएगा। सम्मानित साथियों, इसी प्रकार से साथियों बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको बताया, वोट का अधिकार आपको दिया। साहब ने उसकी ताकत बताई और ये बताया कि आपको अगर इस देश में मजबूत लोगों से लड़ना है तो सम्मानित साथियों बताया, आपके पास पैसा नहीं है, लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जमीन आपके पास नहीं है, तलवार आपके पास नहीं है, बंदूक आपके पास नहीं है, एकता तक भी आपके पास नहीं है। सम्मानित साथियों, आपके पास केवल एक वोट का अधिकार है, जिसके दम पे आप इस आंदोलन को मजबूती दे सकते हैं और इस आंदोलन को आप सफल कर सकते हैं और सत्ता में बैठे हुए चालाक किस्म के लोगों को आप लोग बाहर कर सकते हैं। ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझाई कि अगर सम्मानित साथियों, अगर ये वोट का अधिकार इतनी छोटी चीज होती जिसको इस देश के लोग, हम लोग मानते हैं बहुजन समाज के लोग, तो बाबा साहब 4-4 बच्चों की आहुति नहीं देते, अपनी जवान पत्नी को अपने हाथ से नहीं चले जाने देते, अपनी जवानी को पूरी नहीं खपा देते। अपने 4-4 बच्चों की आहुति देना, अपनी जवान पत्नी की आहुति देना और अपनी पूरी जवानी को खपा देना, ये सारी चीजें जो आदमी की पूरी पूंजी होती है, अगर इस पूरी पूंजी को केवल वोट के अधिकार के लिए जिस आदमी ने, बुद्धिजीवी ने, मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड ने अगर उस पर लगा दिया हो, इसका मतलब वोट के अंदर बहुत बड़ी ताकत थी। ये बात आपको बताने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया और उसका मतलब ये नहीं था कि इस वोट को आप लोग अपने दुश्मन को दे दो और मजबूत करने के उद्देश्य से। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, ये आपको समझना होगा कि किस प्रकार से आप लोगों के बीच में ये जो मूवमेंट साथियों जो चलाया जा रहा है, किस प्रकार से ये साथियों आगे ये हमको इस बात को साथियों समझना होगा कि हमारा लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है। सम्मानित साथियों, कि ये जो मूवमेंट जो है ये वोट के ऊपर आधारित है। वोट जो है वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने के आधार पर सम्मानित साथियों ये आधारित है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आगे जो है इस मूवमेंट को बढ़ाएं और जो इसका निष्कर्ष जो है वो निकल के ये आया है कि हमारी जो है, हम दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, हम दूसरे के ऊपर ये मानते हैं कि वे लोग जो हैं सम्मानित साथियों, वे लोग हमको जो है हमको रास्ता बना करके देंगे। लेकिन सम्मानित साथियों ऐसा नहीं है।
आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, जिसका मार्ग आपके बीच में बाबा साहब ने दिया, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने दिया। मुझको दिखा दो ना उसको आपके बीच में दिया। सम्मानित साथियों, पूरा देश, हाँ साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइट चली गई है लेकिन आप लोग फिर भी साथियों 2 मिनट के लिए हमारी बात को सुने, क्योंकि ये कंक्लूजन है। सम्मानित साथियों, पूरा देश आज बहन जी के खिलाफ है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, मूवमेंट को साथियों आप लोगों को समझना पड़ेगा। पूरा देश आज बहन जी के खिलाफ है। क्यों है ये आपको साथियों समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता करके मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करूंगा। इसलिए पूरा देश बहन जी के खिलाफ सम्मानित साथियों क्यों है, इस बात को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझेंगे। साथियों, एक जब मान लो आप लोग गांव में रहते हैं, किसी जंगली एरिया के अंदर आप रहते हैं, आपके पास एक डंडा है और एक बंदूक है, तो सम्मानित साथियों इस बात को आपको समझना होगा। आपके पास एक बंदूक है और एक डंडा है, बाहर से अगर कुत्ता आ जाए, बाहर से अगर साथियों हम बता रहे थे वो लाइट बग गई थी बीच में, पूरा देश बहन जी के खिलाफ क्यों है, ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। सम्मानित साथियों, सारी ताकतें उनके खिलाफ क्यों है बहन जी के, जैसे मीडिया, पैसा, गुंडा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जितनी भी ताकतें हैं वो सारी बहन जी के खिलाफ क्यों हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात साथियों हम आपके बीच में रख रहे हैं। जैसे आपके पास में एक डंडा है, एक बंदूक है, आपके घर में अगर कुत्ता घुसता है तो आप क्या लेके आएंगे, बंदूक या डंडा? तो साथियों आप लोग डंडा लेके आएंगे। और अगर आपके बीच में, अगर आपके घर में अगर शेर घुसता है, शेर आता है आपकी तरफ को, तो आप डंडा लेके आएंगे या बंदूक लेके आएंगे? तब आप बंदूक लेके आएंगे। क्यों? जैसा दुश्मन ऐसा आपको हथियार प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस देश की सारी ताकतें आपको रोकने के लिए, आपके मूवमेंट को रोकने के लिए क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि सम्मानित साथियों आपके आंदोलन में ताकत है, आपके आंदोलन में दम है, आपकी बात में दम है। जितना ज्यादा मजबूत होता है विरोधी, उतनी ज्यादा साथियों उसको रोकने के लिए ताकत लगाई जाती है। उनको पता है अगर इस देश में बहुजन विचारधारा स्थापित हो गई, जिसमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है, तो सम्मानित साथियों फिर इस देश में उन लोगों की बात चलने वाली नहीं है। तो इसलिए सारी ताकत बहन जी के विरोध में, इस आंदोलन के विरोध में इसलिए है क्योंकि आपकी बात में दम है, आपकी बात जायज है। इसलिए सम्मानित साथियों ये आपके लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब आपके आंदोलन में जान है, तभी तो सारी की सारी शक्तियों को आपके खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब साथियों हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बात साथियों, अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाते हैं कि गुलामी के जिम्मेवार हम सरकार की तरफ इशारा ना करके हमको ये मानना चाहिए कि हम जिन लोगों को वोट देते हैं, जिनको हम मजबूत करते हैं, उन्हीं की वजह से सम्मानित साथियों हम लोग गुलाम हैं। तो जो निष्कर्ष है कि हमारी गुलामी का जिम्मेदार कौन है, उसके हम स्वयं हैं। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी ने साथियों देश के बीच में, समाज के बीच में रखा कि हम लोग दूसरों पे एलिगेशन लगाते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी बुराई को, अपनी कमजोरी को, अपनी प्रॉब्लम को हमें खुद समझना होगा। ये वोट का अधिकार हमारे बाबा साहब ने सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को अगर वोट का अधिकार दिलवाया है, कमजोरों को भी वोट का अधिकार दिलवाया है, तो इसलिए नहीं दिलवाया कि आप अपने से मजबूत आदमी को अपना वोट दे करके और मजबूत करके अपनी ठुकाई पिटाई के लिए आप लोग उसको तैयार करेंगे। इस काम के लिए सम्मानित साथियों ये नहीं दिलवाया था, बल्कि अपनी मजबूती के लिए साथियों ये आपको दिलवाया था। नंबर 3, अभी बेटी बाप के घर है। साथियों ये साथियों आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष में हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी बेटी बाप के घर है। मेरा जाट भाई है, गुजर है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है, पटेल है, लुहार है, बघेल है, और जितनी जातियां हैं, नाई है, जितनी भी बिरादरियां हैं, और जितनी भी SC ST समाज की बिरादरियां हैं, और अन्य समाज में जो गरीब समाज के लोग हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, गांव में एक कहावत है कि अभी बेटी बाप के घर है। आपको मालूम है सारे विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है,
सारे रेल की पटरी आप जानते हो, रेल प्राइवेट कर दी, 109 रेल अभी प्राइवेट हाथ में डाल दिए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके अभी एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। धीरे धीरे इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सबसे बड़ी जो संस्थान है वो रेलवे है, जिसमें कई करोड़ लोगों के पास में साथियों रोजगार है, उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आप बीटेक की डिग्री लेकर के घूमेंगे। जिस बीटेक की डिग्री में आपको 1.5 लाख की सैलरी आपको मिलती है आपको गवर्नमेंट से, उस बीटेक होल्डर को ये चालाक किस्म के लोग जिनके हाथ में इस रेलवे को दे देंगे, आप लोग 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में बीटेक की डिग्री होल्डर लोग काम करने के लिए तलाशी में घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का वो नहीं है। वो जितने कम में जो काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा, फिर वो कहेगा कि अब 8 घंटे नहीं 12 घंटे आपको काम करना होगा। साथियों, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार साथियों आप स्वयं हो। इसका नुकसान केवल एक जाति को नहीं होगा, इसका नुकसान प्रत्येक जाति के नौजवान साथियों को होगा। उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। फिर आपको ये बात समझ में आएगी कभी, और वो जब आएगी, एक कहावत है कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, जब आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, फिर आपको पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो गांव के लोगों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, गांव के लोगों को भी सुनाएंगे कि अभी बेटी बाप के घर है, अभी आपके हाथ में है। वरना ऐसा भी होगा कि इस देश में से बहुत से लोगों से ये वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार से साथियों को जीतता नहीं है, सरकार आप बनाते हो। आपके हाथ में 5 साल आपके पास पावर दी जाती है, फिर भी आप मानसिकता की वजह से उन्हीं को जिताते हो, उन्हीं कांग्रेस बीजेपी के लोगों को जिताते हो। तो साथियों, वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को, हम लोगों को बताना चाहते हैं, अभी बेटी बाप के घर है। आप चाहो तो इस मूवमेंट को चला सकते हो, बचा सकते हो। और जो साथी इस मूवमेंट में काम करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ करके आए, किसी के बहकावे में ना आए। नई नई पार्टी बनाई जा रही है, मूवमेंट को तोड़ा जा रहा है। अभी बहुत से लोग जानते हैं, अभी एक मैंने पढ़ा भी था कि कांग्रेस की टीम जो है हमारे उस भाई के साथ रहती है। तो आप समझ सकते हो, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जो सहारा देता है वो इशारा भी देता है। इसलिए मुझे अपने समाज के 2-2 रुपए से चंदा इकट्ठा करके इस मूवमेंट को अपने पैरों पे खड़ा करना है, और अपने पैरों पे खड़ा करके इस समाज को सड़क से संसद तक पहुंचाना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको इस बात को समझना होगा। इसलिए अभी बेटी बाप के घर है, चाहो तो अभी आप इस मूवमेंट को खड़ा करके बचा सकते हो। आपको अपने जितने भी संसाधन तन मन धन से आप लोग जो जिससे प्रयोग कर सकता है उससे आपको प्रयोग करते हुए इस मूवमेंट को साथियों आपको गति देनी होगी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि जो स्तर पर जो है हमारे साथियों हमारे पास में अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने उस समय भी ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जो साथियों बाद में बहुत से लोगों ने अपनी बात इस आधार पर लोगों ने कही। इसलिए मेरा आप लोगों से सम्मानित साथियों निवेदन है, अभी बेटी बाप के घर है, चाहो तो आप लोग साथियों इसको बचा सकते हो। इस मूवमेंट में आप लोग जुड़ो, आप लोग जुड़िए, और इसी आधार पर साथियों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कितने संगठन बना लें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। मूवमेंट को मजबूत करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी को समझना पड़ेगा। यही साइकोलॉजी मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझी थी। तो तभी मान्यवर साहब काशीराम जी ने सोचा कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के नेता की बात को सुनना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने जाति वाइज, समाज वाइज नेता तैयार करे और उनको उनके समाज में भेज करके सम्मानित साथियों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार से हम लोग हर एक जाति में से, हर एक वर्ग में से, हर एक समाज में से हम नौजवान लोगों को तैयार करेंगे, कैडर के आधार पर तैयार करेंगे, और उन्हीं के आधार पर उनके समाज में से नई नई हम लोग लीडरशिप निकाल करके इस मूवमेंट को नेशनल लेवल पे एक जगह इकट्ठा करके इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमको दूसरे के ऊपर
आश्रित ना हो करके हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। तो आज का जो हमारा निष्कर्ष है वो ये है कि हम लोग दूसरों के ऊपर एलिगेशन ना लगा करके अपने ऊपर अध्ययन करें और जाति वाइज समाज वाइज हम लोग नए नए लड़कों को नेतृत्व देने का काम करें, उनको सिखाने का साथियों हम लोग काम करें। सिखाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सम्मानित साथियों कैडर कैंप बहुत जरूरी है। हम लोग साथियों 3 स्तर पे काम करेंगे। नंबर 1 कैडर कैंप जो बुद्धिजीवी लोगों के लिए सम्मानित साथियों बहुत बड़े पैमाने पे इस समय काम कर रहा है। नंबर 2 सम्मानित साथियों हम लोग और बातें जो हैं हम आगे बताएंगे, कई चीजें कई प्रोग्राम लेकर के यूथ के लिए हम लोग साथियों प्रोग्राम लेकर अलग आएंगे, सब समाज के लिए हम सम्मानित साथियों प्रोग्राम लेकर के अलग आएंगे। इस प्रकार से इस जो एक जाति का ये आंदोलन ना बन करके सभी समाज का आंदोलन बने, तब जाके साथियों हमको सफलता मिलेगी। हम लोग आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस मूवमेंट में जुड़ करके सोशली आप कहीं भी काम करें, पॉलिटिकली आप लोग बहुजन समाज पार्टी को जो सपोर्ट करते हो उनके पक्ष में सम्मानित साथियों आप लोग काम करें। ये आशा उम्मीद करते हुए आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। जिन साथियों ने इसको पूरा लाइव सुना है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप इसको आगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे। हमने अपनी बात को साथियों हम लोग समाप्त करते हैं। आखिर में मैं फिर मैं पुनः निवेदन करता हूँ, दूसरों पे ना आप लोग आरोप लगाते हुए अपने बारे में सोच करके अपना समाधान स्वयं निकालें। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय बसपा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।